अच्छा अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 18 और टॉपिक हमारा पास है रूट लोकस। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा स्टडी आउट करते हैं कि हमारे पास रूट लोकस होता क्या है, इसको हम क्यों स्टडी आउट करते हैं और इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम थोड़ा सा एक सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें से हमारे पास जो है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉरवर्ड पाथ गेन हमारे पास है और ये हमारे पास फीडबैक की हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। तो इट मीन की है हमारे पास एक फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक फॉरवर्ड जो ट्रांसफर फंक्शन होती है, एक सिस्टम की जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास गिवन होती है और दूसरा हमारे पास जो फीडबैक की हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास गिवन है। यहाँ पर हमारे पास एक एरर सिग्नल जिसको हम एक्चुएटिंग सिग्नल भी कहते हैं वो हमारे पास अराइज होती है। दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। तो बेस्ड ऑन द एरर सिग्नल की वैल्यूज को कहाँ पर आती है, किस तरह की होती है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में से हमने ये एरर सिग्नल स्टेडी स्टेट एरर्स को हमने स्टडी आउट कर लिया। तो इस सिस्टम को अगर हम इसकी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर ले और इसको अगर हम सिंगल ब्लॉक में रिड्यूस करवा ले तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी के जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस के जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो ये हमारे पास सिंगल ब्लॉक में से इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ये एक्चुअली हमारे पास फार्मूला था फार्मूला था हमारे पास जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट के की वैल्यू हमारे पास होती है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास जो सिस्टम के हमारे पास हमने बात की थी पोल्स और जीरोस की, कि हमारे पास किसी भी सिस्टम के पोल्स और जीरोस हमारे पास होते हैं। जो जीरोस हमारे पास आते हैं या हमारे पास जो पोल्स आते हैं उनके बेस पर हमारे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी हमें पता चल जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम पोल्स लोकेशन को आइडेंटिफाई कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम हमारे पास किस टाइप का है और हमारे पास इस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, वो भी हमें पता चल जाता है। सो पोल्स लोकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हम सिस्टम की स्टेबिलिटी अगर हमें पोल्स लोकेशन का नहीं पता और हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास जो है जनरल फॉर्म में है तो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्लस हम ये भी नहीं कह सकते हमारे पास इस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। ये सिस्टम हमारे पास डैम सिस्टम है, अंडर डैम सिस्टम है, यूनिटी डैम सिस्टम, अनडैम सिस्टम है या क्रिटिकल डैम सिस्टम है। इन चीज़ों को भी हम जो है वो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो पोल्स होते हैं वो हमारे पास एक्चुअली हमारे पास अराइज होते हैं या हमारे पास उनकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास चेंज होते हैं जब भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन है 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1, तो यहाँ पर पोल एक जगह पर होगा, लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगी 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 होगी तो पोल्स लोकेशन फिर चेंज हो जाएंगे। सो ट्रांसफर फंक्शन की चेंज करने से हमारे पास जो पोल्स लोकेशन है वो भी हमारे पास इफेक्ट होते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जनरल टर्म है जिसको हम कहते हैं के। अब के हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है। सो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास के की वैल्यू चेंज होती जाएगी उसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास इफेक्ट होती जाएगी। अब के एस प्लस 1 है, एस प्लस 2 है या 20 है, 30 है, जो भी है, लेकिन जो भी जब भी के की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी तो उस वजह से हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आती है वो हमारे पास चेंज होगी। जब ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाएगी तो इट मीन कि हमारे पास जो पोल्स लोकेशन है वो भी हमारे पास चेंज होते जाएंगे। अब हमारे पास देखिए हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होती है उसमें हमारे पास न्यूमरेटर होती है डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये हमारे पास जी ऑफ एस जो ट्रांसफर फंक्शन होती है फॉर द फॉरवर्ड पाथ गेन, तो न्यूमरेटर होगा जी ऑफ एस डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ जी ऑफ एस। फिर हमारे पास फीडबैक पाथ की जो गेन होती है या ट्रांसफर फंक्शन होती है वो हमारे पास न्यूमरेटर ऑफ द एच ऑफ एस डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ एच ऑफ एस। इनको अगर हम सिंगल ब्लॉक में रिडक्ट करवा ले तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है मीन कि हमारे पास जो टी ऑफ एस अगर हम कैलकुलेट कर ले तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगी, जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। लेकिन यहाँ पर जी ऑफ एस बराबर है एन जी ऑफ एस डिवाइड बाई डी जी ऑफ एस और जो एच है वो हमारे पास बराबर है एन एच ऑफ एस डिवाइड बाई जी डी एच ऑफ एस। अगर इनकी वैल्यू हम पुट कर ले तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाएगी के एन जी ऑफ एस डी एच ऑफ एस और फिर हमारे पास है डी जी ऑफ एस डी एच ऑफ एस प्लस के
एन जी ऑफ एस और एन एच ऑफ एस, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट हो गए। अब इसमें से अगर हम देखें तो एन हमारे पास न्यूमरेटर को शो कर रही है और जो डी है वो हमारे पास डिनोमिनेटर को शो कर रही है। तो इट मीन कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल हमारे पास होता है वो हमारे पास एन और डी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो एन है वो हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाएगी, न्यूमरेटर हो जाएगी, और जो डी है वो हमारे पास डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली हो गई। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो जीरोस हैं इन द सिस्टम, जो जो जी ऑफ एस है, जो जी ऑफ एस है एक्चुअली वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है द जीरोस ऑफ द सिस्टम, और जो एच ऑफ एस है वो एक्चुअली हमारे पास रिप्रेजेंट करती है द पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो इट मीन कि अगर हम ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस आ जाती है एस प्लस वन डिवाइड बाई एस एन टू एस प्लस टू, ये हमारे पास जी ऑफ एस है। और जो एच ऑफ एस है वो हमारे पास आ जाती है थ्री एस प्लस थ्री डिवाइड बाई एस प्लस फोर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो जीरोज है वो हमारे पास कहाँ पर लाई करते हैं, हमारे पास लाई करते हैं एट एस इज इक्वल टू माइनस वन और एट एस इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो इट मीन ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास जीरोस हो जाएंगे। और जो पोल्स है वो हमारे पास लाई करते हैं एट एस इज इक्वल टू जीरो, एट एस इज इक्वल टू माइनस टू और एट एस इज इक्वल टू माइनस फोर। तो हमारे पास इस सिस्टम में से तीन पोल्स हैं और जो दो है वो हमारे पास जीरोस हमारे पास आ जाते हैं। अगर इनकी वैल्यूज को हम पुट कर लें इन द प्रीवियस इक्वेशन, जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने इक्वेशन हमारे पास आ रही थी ये टी ऑफ एस की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास आती है टी ऑफ एस की वो हमारे पास आ जाएगी के डिवाइड बाई के इंटू एस प्लस वन एस प्लस फोर डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस सिक्स प्लस के एस स्क्वायर और प्लस एट प्लस फोर के एस प्लस थ्री के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एक जनरलाइज इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हमारे पास जो के है वो हमारे पास अननोन है, बाकी वैल्यूज हमारे पास नोन है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो जीरोस है एक्चुअली ये हमारे पास कंसिस्ट करते हैं किस चीज़ पर, द जीरोस ऑफ द जी ऑफ एस, और जो पोल्स है एक्चुअली वो हमारे पास एच ऑफ एस के हमारे पास पोल्स हैं। लेकिन हम जो पोल्स है वो तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास हम डिनोमिनेटर को सॉल्व ना कर लें। मींस कि अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई ना कर लें तब तक हमारे पास जो पोल्स है वो हमारे पास अननोन होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास एस क्यू प्लस के प्लस सिक्स प्लस के एस स्क्वायर प्लस एट प्लस फोर के और प्लस थ्री के बराबर है। तो इट मीन कि हमारे पास जो सिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास डिपेंड करता है पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन पर। लेकिन वो हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर ले इस डिनोमिनेटर के। तो इसके लिए हमें चाहिए के की वैल्यू। तो इट मीन कि हम अगर इसको देख ले कि जब भी हमारे पास के की वैल्यू चेंज होती जाएगी उसकी वजह से हमारे पास जो पोल्स हैं उनकी लोकेशन पर चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम के की वैल्यू को 1 रख ले तो हमारे पास पोल्स की लोकेशन एक जगह पर आ जाएगी। अगर हम के की वैल्यू को 2 रख ले तो पोल्स की लोकेशन चेंज होती जाएगी। तो रूट लोकस हम इसको कहते हैं कि जब भी हम पोल्स को लोकेशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास जो पोल्स, जो ट्रांसफर फंक्शन की जो पोल्स है वो हमारे पास किस पाथ के थ्रू वो ट्रेवल करते हैं, मीन वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं जब भी हम पोल्स की लोकेशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक कर्व पाथ को जो है वो लेते हैं या वो एक स्ट्रेट लाइन को लेते हैं जब भी हम के की वैल्यू या जब भी हम पोल्स की लोकेशन को चेंज करते हैं। तो रूट लोकस से हमें ये पता चल जाता है कि पोल लोकेशन के चेंज करने से हमारे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट जो है वो पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है s प्लस ए। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द एस प्लेन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो आ जाएगा, सॉरी यार, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको s प्लस ए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये लोकेशन हमारे पास उसकी आ जाएगी। और अगर हमारे पास फिर ये चेंज हो जाए तो हम ये एक और पोल की लोकेशन हमारे पास हो जाएगी। फिर इस तरह इसको ये एक और पोल की लोकेशन, ये डिफरेंट एग्जांपल है जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम s प्लस सेवन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स है और इसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं फ्रॉम द जीरो ऑफ द फंक्शन। तो इट मीन कि हम क्या करते हैं इसको, अच्छा यार एक मिनट ज़रा होल्ड कर लीजिए। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है कि s प्लस सेवन, ठीक है, और इसको हमने
जो है वो कम्प्लेक्स इसको हमने ड्रॉ करना है। सो और किस तरह हमने ड्रॉ करना है, हमारे पास ये गिवन है S+7 गिवन है और फिर हमारे पास है 5+J2। तो इसको हमने इस तरह ड्रॉ करना है और हमें गिवन है कि कम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर ले फ्रॉम द जीरो ऑफ द फंक्शन। इट मीन कि हमने अब इसको -7 से ड्रॉ करना है। सो बिकॉज जो एक्चुअली जो ये एग्जांपल है, एक्चुअली हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है जो एक्चुअली हमारे पास बराबर है S+7 डिवाइडेड बाय 5+J2, इसके हमारे पास बराबर है। तो इट मीन कि हमने अगर इसको ड्रॉ करना है फ्रॉम द जीरो ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, तो हमारे पास जीरो इसमें से कहाँ पर आता है, जीरो हमारे पास आता है -7 पर आता है। तो इसको हमने एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। -7 से हम स्टार्ट ले लेंगे और उस पॉइंट तक चले जाएंगे जिस पॉइंट पर हमारे पास आती है 5+J2। तो इस पॉइंट पर हमारे पास 5+J2 आती है। सो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को थ्रू द वेक्टर्स जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द जीरो ऑफ द फंक्शन। हम जीरो ऑफ द फंक्शन को देख लेंगे, उसमें जहाँ पर भी जीरो है उस जीरो पॉइंट से ले लेंगे और उस एस पॉइंट तक चले जाएंगे जिस एस पॉइंट हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो एस पॉइंट है वो हमारे पास 5+J2 गिवन है, तो उस तक हम क्या कर लेंगे, ए वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा, फिर हमारे पास एक और फंक्शन हम एज्यूम करते हैं, वो फंक्शन हमारे पास है क्या है कि न्यूमरेटर ऑफ द कम्प्लेक्स फैक्टर डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द कम्प्लेक्स फैक्टर। इसमें से हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं इन द सॉरी जो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होते हैं, यहाँ पर जो ZI है ये जीरोस को रिप्रेजेंट करती है, तो हम उनकी प्रोडक्ट ले लेंगे। मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल 5-6 जीरोस बनते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएंगी। और यहाँ पर S+PJ है जो एक्चुअली हमारे पास पोल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो पोल्स हैं उनकी जो है प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमारे पास f(s) एक फंक्शन जो है वो कैलकुलेट हमारे पास हो जाएगी। फिर हमने जब फंक्शन हमारे पास कैलकुलेट हो गई, अब हमने उसकी अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर हमारे पास फॉर्म हो गई, ये वेक्टर हमारे पास फॉर्म हो गई। अब इस वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, प्लस इसका हमने जो एंगल है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास होगी जीरो लेंथ डिवाइड बाय द पोल लेंथ। जीरो लेंथ जितनी है और जो पोल लेंथ जितनी है उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हमारे पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर हमने एंगल कैलकुलेट करनी है, सो जीरो एंगल माइनस पोल एंगल, इससे हमारे पास जो थीटा एंगल है सो वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। ये थीटा एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है जो रिजल्टेंट वेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं उस वेक्टर का जो एंगल है विद जीरो एक्सिस, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास SM से कैलकुलेट हो जाएगा। तो M उस वेक्टर की जो वेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं और ये जो एंगल बनाती है इसको हम फिर इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये फर्दर इस एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारे पास है S+1 डिवाइड बाय S इंटू S+2। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमने क्या करना है, हमारे पास जो S पॉइंट है वो हमारे पास है -3+J4। हम फर्स्ट क्या कर लेंगे, हम फर्स्ट ये पॉइंट ले लेंगे। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आती है, ये ब्लैक डॉट जो शो कर रही है हमारे पास ये पॉइंट आती है जो -3+J4 पर आती है। इस पॉइंट तक तमाम जीरोस को और तमाम पोल्स के वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। एक जीरो हमारे पास आती है -1 से, सो -1 से एक वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट तक। दूसरी वेक्टर हमारे पास आती है, दूसरा हमारे पास पोल आता है, एक पोल हमारे पास आती है फ्रॉम जीरो। तो इस पॉइंट से जीरो से पॉइंट से लेके यहाँ तक एक वेक्टर को और ड्रॉ कर लेंगे। फिर थर्ड पोल हमारे पास आती है -2 पर, तो -2 से एक और वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट तक। सो हमारे पास 3 वेक्टर्स, 2 पोल्स की और एक जीरो के इस पॉइंट तक हमारे पास ड्रॉ हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी मैग्नीट्यूड, अब इनका जो रिजल्टेंट आता है इस पॉइंट तक उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है और उसका जो एंगल है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट हम इन सब की सिंगल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास था, यहाँ पर जीरो लेंथ डिवाइड बाय पोल लेंथ, तो हम तमाम जीरोस के लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे और उसको पोल लेंथ पर डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 जीरोस आते हैं,
तो उन दोनों दोनों की जीरो को लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास 3 पोल्स आते हैं, उन तीनों के पोल्स को कैलकुलेट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे हमारे पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमारे पास हम फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट लेते हैं, कंसिडर करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, वो हमारे पास s-1 है। सो s-1 देख ली, यहाँ से एक वेक्टर हमारे पास आती है यहाँ तक। सो अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देख ली, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म होती है -1 से लेके -3 तक, और -3 से लेके यहाँ पर J4 तक। ये हमारे पास एक कंप्लीट ट्राइंगल फॉर्म होती है। -1 से -3 तक और -3 से लेके इस J4 पॉइंट तक हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म होती है। इस ट्राइंगल में से हमने क्या करना है, इसका हमने ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना है। -1 से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम इस तरह ले लेंगे कि यहाँ से -3 -1, इससे हमारे पास -2 आता है। तो -2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 J4 है तो 4 स्क्वायर अंडर द रूट। तो -2 स्क्वायर हमारे पास उससे 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आता है, 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 + 4 20। तो 20 अंडर द रूट हमारे पास ये फर्स्ट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा, एस वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इसका अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एंगल हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये वाला एंगल। सो दिस इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है -2 डिवाइडेड बाय द J4, उससे हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ बेस डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास आ जाएगा 116.6 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और उसका हमारे पास एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वेक्टर है वो हमारे पास है S0, जो ओरिजिन से हमारे पास जनरेट होता है, और वो एक्चुअली हमारे पास होता है पोल हमारे पास होता है। तो यहाँ से एक वेक्टर हमारे पास आती है, यहाँ तक जाती है। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर आप देख लीजिए, यहाँ से एक ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म होती है 0 से लेके -3 तक और -3 से लेके J4 तक। तो मीन -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 + 16 आ जाएगा, उससे हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 अंडर द रूट से 5 आ जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय J4, उससे हमारे पास एंगल आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकंड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था और उसकी जो एंगल थी वो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। फिर हमारे पास थर्ड वेक्टर, हमारे पास जो पोल की वेक्टर है वो हमारे पास -2 से स्टार्ट होती है। तो -2 से लेके -3 तक हम जाते हैं और फिर यहाँ से J4 तक जाते हैं। तो -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 16, 4 स्क्वायर से 16 आ जाएगा, 1 से हमारे पास वही 1 आ जाएगा, 16 + 1 17, तो 17 अंडर द रूट, और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय J4, उससे हमारे पास 104 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों वेक्टर्स के हमारे पास मैग्नीट्यूड्स भी कैलकुलेट हो गए और तीनों वेक्टर्स के हमारे पास एंगल्स भी कैलकुलेट हो गए। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला था कि जीरो लेंथ डिवाइड बाय द पोल लेंथ। तो हमारे पास इसमें से एक जीरो था, उसका लेंथ ले लेंगे, डिवाइड बाय द पोल लेंथ, जितने हैं 2 है 3 है वो ले लेंगे। एंगल हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जीरो एंगल माइनस पोल एंगल। तो हमारे पास एक जीरो एंगल था और 2 पोल एंगल है। तो यहाँ पर देख ले 20, ये जीरो मैग्नीट्यूड है, डिवाइड बाय 5, ये पोल मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई बाय 17, ये भी पोल मैग्नीट्यूड है। इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगी, और जो एंगल है वो हमारे पास जीरो एंगल 116 माइनस पोल एंगल -26 126 -104। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो उसके मैग्नीट्यूड हमारे पास 0.217 है, इनटू -114 डिग्री हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एस है, उसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ये वाली आती है, और उसका जो एंगल है वो हमारे पास -114 डिग्री आती है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब रूट लोकस हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं, रूट लोकस एक्चुअली हमारे पास हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास किसी भी लूप गेन की हमारे पास जो सिस्टम रिस्पांस है उसका इफेक्ट हमारे पास क्या आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, उसके ट्रांजिट रिस्पांस चेंज करने से और उसकी स्टेबिलिटी की चेंज करने से हमारे पास सिस्टम की जो अलग खबर है मकवेगा ना, अच्छा माइक ऑन दे बेजवाना। अच्छा, सो उसकी वैल्यूज की चेंज करने से हमारे पास सिस्टम पर क्या इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास अगर हम इस सिस्टम को ले लें, फॉर एग्जांपल इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मोशन सेंसर कैमरा है, जिसके सामने जब भी कोई चीज़ आएगी तो वो उसको सेंस करेगा।
ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है। K1 हमारे पास एम्पलीफायर का ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमारे पास मोटर और कैमरा का ट्रांसफर फंक्शन है जब वो रोटेट करती है। इन दोनों को, ये दोनों कैस्केडेड फॉर्म में से इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इस फीडबैक को रिमूव कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो सिंगल लाइन, इसको अगर हम डिडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगी, k डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस के। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है सिंगल लाइन डायग्राम में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आती है। अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, तो इट मीन कि हमारे पास इसके दो पोल्स बनेंगे, दो पोल्स बनेंगे, एक पोल 1 होगा और एक पोल नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि k की वैल्यू हमारे पास इसमें से अननोन है, तो हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k जो है इसमें से कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट k को 0 पुट करते हैं, जब k को 0 पुट करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय, और इस पॉलिनोमियल में से 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर प्लस 10s रह जाएगा। तो इट मीन इससे अगर हम s कॉमन ले ले तो s प्लस 10 रह जाएगी, तो इट मीन कि हमारे पास एक पोल जो है वो s माइनस 10 पर लाई करती है और जो दूसरा पोल है वो हमारे पास s पर s इक्वल टू 0 पर लाई करेगी। k की वैल्यू को हम फिर जो है इस पॉलिनोमियल में से 5 एज्यूम करते हैं कि s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 5, तो इट मीन इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, तो जब k की वैल्यू 5 हो जाएगी तो एक पोल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, एक पोल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर k की वैल्यू को 10, 20, 15, 20 इस तरह एज्यूम करते जाते हैं, और जो पोल्स लोकेशन है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास पोल लोकेशन कौन से आते हैं, पोल 1 कहाँ पर आती है और जो पोल नंबर 2 है वो हमारे पास कहाँ पर आती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लोकेशन ऑफ पोल जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास पोल्स लोकेशन आ रहे थे। देखिए फॉर k इक्वल टू 0 पोल हमारे पास -10 पर आ रही थी और जो दूसरा पोल था वो हमारे पास 0 पर आ रही थी। फिर जब k की वैल्यू 5 हो गई तो हमारे पास पोल लोकेशन कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई 9.47, और जो दूसरा पोल लोकेशन था वो हमारे पास यहाँ पर आ गई फॉर वैल्यू ऑफ 5। फिर जब वैल्यू 10 हो गई तो 10 पर हमारे पास -8 पॉइंट समथिंग आ गई और यहाँ पर हमारे पास आ गई 1.13। फिर 15, 20, फिर यहाँ पर पहुँच के 25 पर हमारे पास दो पोल्स -5 तो -5 पर लाई कर गए। इसके बाद फिर हमारे पास जो पोल्स है वो इस तरह फ्लक्चुएट कर गए। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जब k की वैल्यू 0 से 20 की तरफ जा रही थी तो हमारे पास जो पोल्स थे वो इस साइड से इस साइड पर मूव करते, एक पोल पोल 1 -10 से 5 की तरफ जा रहा था और जो दूसरा पोल था वो 0 से -5 की तरफ आ रहा था। -5 पर पहुंच के उसके बाद अगर हम k की वैल्यू को चेंज करते हैं तो एक पोल जो है वो फ्रॉम 0 से लेके -5j तक जाती है और जो दूसरा पोल था वो भी हमारे पास -0j से लेके +5j तक, एक +5j की तरफ जाती है, दूसरा हमारे पास 5j की तरफ आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब k की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो हमारे पास जो पोल लोकेशन है वो हमारे पास किस पाथ में से मूव करते हैं। सो रूट लोकस हम एक्चुअली इसको कहते हैं कि पोल लोकेशन की चेंज करने से हमारे पास जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो हमारे पास किस तरह इफेक्ट होती है। तो अगर हम इसमें से देखें तो हमारे पास जो सिस्टम के पोल्स हैं, दो पोल्स आते हैं, एक पोल जो है वो मूव करती है इस साइड पर और जो दूसरा पोल है वो हमारे पास मूव करती है इस साइड पर मूव करती है। तो इन पॉइंट्स को फिर एंड में से हम कंबाइन कर लेते हैं, इससे हमारे पास एक दो वेक्टर्स बन जाते हैं या वो हमारे पास एक पैराबोलिक बन जाते हैं जिसको हम एसिम्पटोट्स वगैरह भी कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में से कैलकुलेट स्टडी आउट करेंगे फर्दर कि हमारे पास पोज लोकेशन चेंज करने से हमारे पास जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो किस पाथ की थ्रू फ्लो करती है। तो रूट लोकस से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो पोज लोकेशन को चेंज करते हैं तो उसी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है या उसका जो रिस्पॉन्स है वो किस पाथ की थ्रू फ्लो करती है, उसको हम फिर इस प्लान में से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर उस प्लान से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी किस तरह इफेक्ट होती है। सो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 18 थी और जिसमें से हमने थोड़ा सा रूट लोग उसको सिर्फ टच कर लिया। बाकी इसको फर्दर डिटेल लेंथ चैप्टर है, इसको हम फर्दर फिर इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कवर करेंगे।